हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी, आईए का एग्ज़ाम, डीओ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम जानकारियों को आज हम आपको साझा करेंगे। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, और एग्जाम से जुड़े सभी टॉपिकों से रिलेटेड कंप्यूटर को एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कंप्यूटर का पूरा बेसिक कोर्स कराया गया है। कंप्यूटर क्या होता है और एग्जाम में कंप्यूटर पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कंपटीशन एग्जामों में कंप्यूटर पे जुड़े कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चनों में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। साथ साथ कंप्यूटर से जुड़े सभी पार्ट जिनकी जानकारियाँ आपको होनी ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से जुड़ी वह सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर से जुड़े उसके पार्टों के बारे में, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। इन सभी टॉपिकों पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है आईए का एग्ज़ाम, उसके साथ साथ जो कंप्यूटर के जुड़े सभी एग्ज़ाम है, जैसे क्लर्क, पटवारी, इन सभी में कंप्यूटर के मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो कंप्यूटर के टॉपिक को आपको अच्छी तरह कवरेज करना है। साथ ही आपके बेसिक कोर्सेज में कंप्यूटर में RSCIT, CCA कोर्स, उसके अलावा आपके कंप्यूटर से जुड़े सभी छोटे मोटे एग्ज़ाम जो कंप्यूटर की ज़रूरतमंद होती है, तो कंप्यूटर से जुड़े सभी पहलुओं पर आज अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं इनके पहले सामान्य परिचय से। कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला। सिंपल और सरल डेफिनेशन है गणना करने वाला यंत्र, जिसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा या निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे डेटा लेता है, इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में उसको हमें रिजल्ट देता है। यह कंप्यूटर का कार्य होता है। यह डेटा भंडारण, स्टोरेज जो होता है उस तथा जो तीव्र गति से त्रुटिहीन ढंग से विश्लेषण का कार्य करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग वैज्ञानिक और अलग अलग व्यक्तियों या प्रमुख द्वारा इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है। बात करते हैं कंप्यूटर का जनक कौन है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो कंप्यूटर का जनक को चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज का जो जन्म है वो लंदन में हुआ था। वहाँ का वह आधिकारिक भाषा अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी से कोई शब्द को क्यों नहीं लिया गया, इसकी वजह यह थी कि जो अंग्रेजी भाषा है उसे तकनीकी शब्द खास तौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। इसलिए कंप्यूटर शब्द यानी कि एक ऐसी मशीन जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा शब्द कंप्यूट को लिया गया। तो यह अंग्रेजी भाषा का अधिकारी था चार्ल्स बेबेज, परंतु वहाँ की जो भाषा है वह लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा होने के कारण, और जो कंप्यूटर है वह एक ऐसी मशीन है जो गणना करती है, इस कारण से इसको लैटिन भाषा शब्द कंप्यूट का उपयोग किया गया और जिससे कंप्यूटर शब्द की शुरुआत हुई। तो कंप्यूटर का जनक आपको चार्ल्स बेबेज याद रखना है
परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर से जुड़े 15 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा। तो अलग अलग कंपटीशन एग्जामों में कंप्यूटर की हिस्ट्री और उससे जुड़े पाठों के बारे में और उसके जनक के बारे में अक्सर पूछा जाता है। बात करते हैं कंप्यूटर जो इसके 8 अक्षरों से मिलकर बना है, इसी पर इसकी पूरी डेफिनेशन समाई हुई है। तो ये 8 आपको अक्षर जो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द के जो COMPUTER जो कंप्यूटर लिखा होता है, हर चीज़ का एक अपना महत्व है। तो वो महत्व आपको क्या है, तो सी आपके कंप्यूटर शब्द जो लिखा होता है इंग्लिश का, उसमें सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेट, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पार्टिकुलर, यू का मतलब यूज फॉर, टी का मतलब टेक्निकल, ई का मतलब एजुकेशन, आर का मतलब रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटर मशीन पार्टिकुलर यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ये आपके इंग्लिश डेफिनेशन हो गई। बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म हिंदी में। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म हिंदी में आपके यूँ बनेगा कि आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आमतौर पर संचालित होती है, विशेष रूप से इसका जो उपयोग है वह तकनीकी कार्यों में, शैक्षणिक कार्यों में, अनुसंधान के कार्यों में किया जाता है। तो इससे आपके कंप्यूटर की फुल फॉर्म से ही आपके कंप्यूटर की डेफिनेशन मिल जाती है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आमतौर पर इसका यूज किया जाता है। इन 3 चीज़ों में मेन इसका यूज किया जाता है, तकनीकी क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और अनुसंधान क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। यहाँ से आपके कंप्यूटर की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है। कंप्यूटर के जो प्रत्येक कीवर्ड है उसी से उसकी डेफिनेशन बनती है और प्रत्येक कीवर्ड का अपनी एक महत्व होता है। एक इंग्लिश डेफिनेशन आपको याद रखना है, कॉमनली ऑपरेटर मशीन पार्टिकुलर यूज इन टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों में। बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषता की, तो यहाँ कुछ विशेषता में लेकर आया हूँ। वैसे तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं होती है, मगर मेन जो विशेषता होती है मैं आपको उससे परिचित करा देता हूँ कि यह एक तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत करता है। तो कंप्यूटर है आपके, तो ये एक तेजी से कार्य करेगा, इससे हमारे समय की बचत होगी। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि हमारे द्वारा तो गलतियां की जा सकती है, मगर कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो एक मशीन होने के खातिर इससे गलतियों की संभावना बहुत कम होती है और ना के बराबर, नगण्य के बराबर गणना करता है। यह त्रुटि रहित होता कार्य करता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। तो कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता और बहुत सारे जो इसका है जो विशाल भंडारण की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। कई तरह के मेमोरी कार्ड और स्टोरेज के लिए बहुत सारी इनमें युक्तियां लगी रहती है। साथ ही अपन अलग से इसको स्टोरेज के लिए बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर में विशाल भंडारण और स्थायी सुविधा देता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हाई स्पीड तुरंत निर्णय लेने के लिए सक्षम है। बात करते हैं कंप्यूटर के उपयोग के बारे में। तो कंप्यूटर का जो उपयोग है वही कई क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, रेलवे वायुयान आरक्षण में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार में, संचार में, मनोरंजन में। प्रत्येक कार्य के लिए आज विशेष तौर पर एक कंप्यूटर एक ज़रूरतमंद बन गया है। सभी छोटे मोटे कार्य से लेकर बड़े बड़े कार्यों तक कंप्यूटर की मदद से की जाते हैं। बढ़ती जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है और जिसका उपयोग प्रत्येक देश का नागरिक कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसको ऑपरेट कर रहा है और इससे तमाम जरूरी की जानकारियों को ग्रहण कर रहा है। तो कंप्यूटर के कार्य की बात करते हैं तो ये डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट, इन कार्यों को ये प्रोत्साहन करता है, कार्य करता है।
डाटा कलेक्शन यानी कि डाटा का संकलन करना, डाटा का संचयन करना, डाटा का संसाधन करना और डाटा का निगरानी करना, ये सारे कार्य आपके कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। डाटा हमसे इनपुट लेता है, कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, उसको स्टोर करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और बाद में हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। ये कार्य कंप्यूटर के कार्य हो गए आपके। तो कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं मोस्टली पूछ लेता है, तो डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में ये आपको चार दे रखेंगे, इसके अलावा और कई पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर होता क्या है। तो पर्सनल कंप्यूटर आपने सुना होगा कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर यानी कि खुद का कंप्यूटर होता है। तो खुद का कंप्यूटर में क्या होता है, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वह व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला, डिजाइन किया गया है कंप्यूटर होता है। यह माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है। व्यापार में इसका उपयोग शब्द संसाधन, लेखांकन, डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट, डेटाबेस प्रबंधन आदि के लिए किया जाता है। सामान्यतः मैं बात करूं कि घरों में जो यूज किए जाने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं, जिसका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी तमाम जानकारियां कलेक्शन करने में, लेखांकन करने में, डेस्कटॉप बनाने में, स्प्रेडशीट बनाने में, वर्कशीट बनाने में, या हमारे डाटा, डायरी, मनोरंजन, ईमेल, सभी छोटे मोटे कार्य के लिए, दस्तावेज तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर होता है आपके, उसके मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। उसके अंदर सीपीयू होता है, हार्ड डिस्क होता है, सीडी ड्राइव होती है, फ्लॉपी ड्राइव होती है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, यूपीएस होता है, स्पीकर होता है। ये सभी पार्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं या कंप्यूटर के अंदर होते हैं। अब कौन कौन से बात कंप्यूटर के अंदर होते हैं, कौन से बाहरी पार्ट इससे जुड़े होते हैं। अब मेन जो आप घरों में जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक डेस्कटॉप टाइप का मॉनिटर होता है, साथ में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्पीकर होते हैं, प्रिंटर होता है। ये बारी चीज़ें आपने देखी होगी। तो ये बारी चीज़ें के बारे में जो भी आपके जो कंप्यूटर के मुख्य भाग है, इसकी जो तमाम जानकारियाँ वो आगे आपको जानने को मिलेगी कि सीपीयू क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, सीडी ड्राइव क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं जो डिस्प्ले जो होती है वो मॉनिटर आपके होता है, साथ में कीबोर्ड, माउस और इनकी तमाम जानकारियां आपको आगे जानने को मिलेगी। अब बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर हमारे घर में है, हमने देखा कि कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। अब जैसे जो स्क्रीन जो होती है आपकी, उसको हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो सबसे पहले आपके जो स्क्रीन पे जो दिखाई जाता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो विंडो आपके देखते हैं वो विंडो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कंप्यूटर को शुरू करना, प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच कार्यों को समन्वय करना शामिल किया जाता है। जो विंडो है आपके वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। प्रोग्रामों का एक सेट होता है जिससे कंप्यूटर को शुरू करने से लेके उसमें जो कार्य किया जाता है उन सभी कार्यों को शामिल किया जाता है मॉनिटर के अंदर। और मॉनिटर यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह इन सभी कार्यों को आपस में साझा करके, एक दूसरे साझा करके हमें जो हमारे द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उसको प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जहां आपके स्टार्टिंग खोलते हैं, विंडो ओपन ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में लिखा आता है विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 स्टार्टिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में डालते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो सिंगल यूजर में क्या करता है, जो केवल एक उपभोक्ता को एक ही समय में कार्य करने की अनुमति देता है वह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये जैसे कि MS DOS सबसे अधिक प्रचलित
एकाकी उपभोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ बताया है कि MS DOS नाम का जो सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एकाकी उपभोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑपरेटिंग मतलब दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके एक ही समय में बहुत सारे उपभोक्ता उस पर काम कर सकते हैं, तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके उदाहरण के तौर पर हम याद रख सकते हैं कि यूनिक्स, विंडो 98 कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर है, जिसपे एक साथ बहुत सारे व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। तो विंडो का आपने जान लिया कि विंडो क्या होती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे कार्य किया करता है, कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के हम थोड़े पीछे जाते हैं कि इसका इतिहास क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस वैज्ञानिक ने इसको चलाया, कौन सी जनरेशन अभी तक के जो कौन सी जनरेशन तक प्रोसेस हुआ है, तो पहली पीढ़ी से लेके 5वीं जनरेशन तक क्या क्या प्रोसेस हुए, इन तमाम जानकारियों को हम जानते हैं। तो कंप्यूटर का जो विकास है, जो चार्ल्स बेबेज ने इसकी शुरुआत की, तो बात करते हैं कि इसका आविष्कारकर्ता, आविष्कार, समय और विशेषताएं क्या क्या है कंप्यूटर की। तो सबसे पहले आता है अबेकस। तो अबेकस जो कंप्यूटर बनाया गया वह एक आयताकार फ्रेम होती थी, जिसके आविष्कारकर्ता ली कोई चेन, यानी कि जो चीन का जो वैज्ञानिक था ली कोई चेन, इसने अबेकस नाम का एक कंप्यूटर बनाया था, जिसकी 16वीं शताब्दी में यह सबसे पहला बना हुआ कंप्यूटर है। इसकी विशेषता यह थी कि यह सबसे पहला और सरल यंत्र है, यानी कि बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाला एक सरल और सस्ता यंत्र था। एक लकड़ी का एक आयताकार ढांचा था, जिसके चारों ओर एक फ्रेम लगा होता था। तो 16वीं शताब्दी में लाइटिंग नाम की कोई चीज नहीं थी आपके, तो विद्युत का उपयोग न करते हुए उस समय एक ये आयताकार लकड़ी का एक फ्रेम ढांचा था, जिसके अंदर बहुत सारे तारों का एक फ्रेम लगा होता था। 37 तारों में गोलाकार मोतियों द्वारा गणना की जाती थी, जिसको अबेकस कहा जाता था। यह अबेकस गणनाएं करने के लिए यूज में लिया जाता था। 16वीं शताब्दी से अभी तक अबेकस का उपयोग किया जाता है गणना करने के लिए। बेसिक तौर पे अभी बच्चों को जो साधारण तौर पे जो गणना कराई जाती है, तो बहुत सारी कोचिंग संस्थान और जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, उसमें अबेकस को अभी तक बढ़ावा मिला हुआ है, प्रोत्साहन मिला हुआ है। बच्चों को सीखने के लिए अबेकस सिखाया जाता है। छोटी मोटी गणनाएं करना और मैथमेटिक का जितना भी कार्य है, गणितीय कार्य, वह अभी भी इससे अबेकस की सहायता से किया जाता है। यह एक सामान्य तौर पे बच्चों के खेलने का खिलौना टाइप हो गया, जिससे बच्चा गणना कर सकता है। मोतियों की एक फ्रेम होती है, याद रखना, एक आयताकार ढांचा होता है। बात करते हैं दूसरे, नेपियस बॉन्स नाम का जो कंप्यूटर था, उसकी जो शुरुआत है वो जॉन नेपियस ने की, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 1617 ईस्वी में इन्होंने इसको बनाया था। ये जानवरों की हड्डियों से बना एक आयताकार पट्टी होती थी। तो उसके बाद अबेकस के बाद एक हड्डियों से बना हुआ एक आयताकार पट्टियों का ढांचा हुआ, जिसे जॉन नेपियस ने बनाया। इसका यूज किया जाने लगा। इसके बाद आपके आता है स्लाइडर रूल, जिसका आविष्कार करते विलियम मॉर्टेट थे, जो जर्मनी के रहने वाले थे। 1622 ईस्वी में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। बात करते हैं गणना के लिए, तो गणना करने के लिए इसमें 2 प्रकार की विशेषता चिन्हित पट्टियां होती थी, जिसे बराबर रखकर आगे पीछे लघुगणक के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। इस पट्टियों के चिन्ह पर इस प्रकार होते थे कि जो संख्या शून्य वाले और वास्तविक संख्या उस संख्या के किसी साझा के आधार पर लघुगणक के समानुपाती होता था। तो विलियम मॉर्टेट ने लघुगणक के आधार पर स्लाइडर रूल का आविष्कार किया था। बात करते हैं पास्कल लाइन की, तो पास्कल लाइन के जो आविष्कार करते थे वो ब्लेज पास्कल थे। नाम से ही आपको याद रखना है, ब्लेज पास्कल। पास्कल जो फ्रांस के रहने वाले थे और 1642 ईस्वी में इन्होंने इसका आविष्कार किया।
यह प्रथम मैकेनिकल एडिट मशीन है। तो प्रथम मैकेनिकल एडिट मशीन कौन सी है? तो पास्कल लाइन आता है आपके। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस मशीन के चक्र पुराने टेलीफोन के पहिए की तरह घुमाने, जो पुराने डायलिंग 0 से 9 डायलिंग वाली संख्या थी, इस प्रकार से इसको कंप्यूटर था। तो यह आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम मैकेनिकल एडिट मशीन कौन सी है? तो पास्कल लाइन आएगा। पास्कल लाइन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो यह ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पे कार्य करती है, यह आपको याद रखना है। अगला आपके आता है लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, जिसे जैकॉर्ड्स लूम भी कहा जाता है। तो ये इसके जो वैज्ञानिक थे वो गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज थे, जो जर्मनी के रहने वाले थे। और जो कैलकुलेटर जैकार्ड लूम थे, इसके जो वैज्ञानिक थे वो जोसेफ मेरी जैकार्ड थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे। दोनों ही कंप्यूटर आपके अलग अलग सन में, जो लेबिज का यांत्रिक कैलकु जो था वह आपके 1617 से ईस्वी में बना, और जैकार्ड लूम जो कैलकुलेटर था वो 1801 ईस्वी में आपके बनाया गया। लेबिज के यांत्रिक कंप्यूटर की यह विशेषता थी कि यह रिकॉनिंग मशीन भी कहा जाता है इसको। और जैकार्ड लूम जो है आपके, वह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई की डिजाइन डालने पर छिद्र किए गए कार्डों का उपयोग किया जाता था। इसके बाद आपके डिफरेंस इंजन आया, जिसका जो शुरुआत है वो चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई, जो इंग्लैंड के निवासी थे। 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने प्रथम मैकेनिकल लूम की शुरुआत की। तो यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे, और यह मशीन भाप से चलती थी। भाप से चलने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो डिफरेंस इंजन का नाम आता है, जिसकी शुरुआत चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई। इसके बाद एनालिटिकल इंजन आता है, जिसकी शुरुआत भी चार्ल्स बेबेज ने की। तो 1822 के बाद 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा ये दो चीज़ें बनाई गई। पहला डिफरेंस इंजन बनाया गया, जिसकी शुरुआत 1822 में की। एनालिटिकल इंजन बनाया, जो 1833 में बनाया। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें इनपुट स्टोरेज, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट यूनिट, ये प्रकार के 5 मुख्य भाग इसमें बनाए गए। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत का प्रारूप माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत का प्रारूप किसे माना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन को माना जाता है, जिसकी शुरुआत चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई। यह मैकेनिकल मशीन थी। इसके बाद आपके हरमन ओलेरिथ आए, जिन्होंने 1889 ईस्वी में टेबुलेटिंग मशीन का शुरुआत की। टेबुलेटिंग मशीन द्वारा संख्याओं को पढ़ने के लिए कार्य के छिद्र किए हुए कार्डों के द्वारा किया जाता था, यानी कि इसमें कार्ड है उसमें छिद्र किए हुए थे। इस एक समय में एक ही कार्ड पढ़ा जा सकता था। टेबुलेटिंग मशीन की जो स्थापना की गई वो 1896 ईस्वी में की गई, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती है। तो पंच कार्ड का यंत्र का उत्पादन कौन करती है? टेबुलेटिंग मशीन करती है, जिसकी शुरुआत पंच कार्ड की शुरुआत किसने की? हरमन होलेरिथ ने की। इनका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM रखा गया। IBM एक कंपनी है जिसका नाम टेबुलेटिंग मशीन, यानी कि आपके हरमन होलेरिथ। IBM के आपके 1924 में ये IBM की शुरुआत किसने की? तो हरमन होलेरिथ ने की। और इसका टेबुलेटिंग मशीन को इसका जो उत्पादन कर पंच कार्ड का उपयोग उत्पादन करती थी। 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कर दिया गया। इसके बाद आपके आता है मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट की जो आविष्कार करता है वो हार्वर्ड आइकन है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। 1944 ईस्वी में मार्क फर्स्ट की इन्होंने शुरुआत की। यह विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना करने वाला यंत्र था। तो विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? तो मार्क फर्स्ट आता है। किसने इसकी शुरुआत की? तो हार्वर्ड आइकन ने इसकी शुरुआत की। कौन से सन में की? तो 1944 ईस्वी में की। विशेषता की अगर बात करें तो ये डाटा मैनुअल के रूप में एंटर किया जा सकता है। यह इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे छोटे गियर, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट लगे होते हैं। यह विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिकी यंत्र है। बात करते हैं मार्क फर्स्ट के बाद एक
एनिएक नाम का एक कंप्यूटर आया जिसका आविष्कारकर्ता जेपी एकर्स और जॉन मॉचली थे। दोनों ही अमेरिका के रहने वाले थे। अब एनिएक क्या है, तो एनिएक की डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि एनिएक की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ आपके एनिएक की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। एनिएक की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। कंप्यूटर से जुड़े सभी एग्जामों में 2 या 4 आपको, कंप्यूटर से जुड़े सभी 2 या 4 आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगी। कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो आपके अब ये कंप्यूटर बने जैसे एनईए के, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। किसने इसका आविष्कार किया, कब इसका आविष्कार हुआ, तो जेपी एकर्स और जॉन मैक्सवेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर बनाया गया, जो 1946 में बनाया गया। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। 20 एलोमीटर का एक संयोजन था और 1800 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो एनईएक है। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एनईएक है। किसने इसकी शुरुआत की, तो जेपी एकर्स और जॉन मॉचली द्वारा एनईएक की शुरुआत की। एनईएक की फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसके बाद आपके एडसेक आया। तो एडसेक की जो शुरुआत है वो मैरिस विकल्स द्वारा की गई, जो यूके के रहने वाले थे। 1949 ईस्वी में इन्होंने एनईएक बनाया। एनईएक की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडीसेक की फिर फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एडीसेक द्वारा क्या विशेषता है कि यह प्रोग्राम को संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों की गणना किया जा सकता था। तो एनईएक का आपको याद रखना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इसके बाद आपके आता है एडीवेक यानी कि यूनिवेक आपके। तो यूनिवेक क्या है, इसकी शुरुआत किसने की, तो यूनिवेक के आविष्कारकर्ता जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। तो एडवेक आपके, एडवेक और यूनिवेक दोनों अलग अलग है। एडवेक के जो आविष्कार करता है वह जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। 1950 ईस्वी में इन्होंने इसकी शुरुआत की। यह 30 टन वाला बड़ा और 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था। और यूनिवेक की अगर मैं बात करूं तो यूनिवेक के जो आविष्कार करता थे वह एकर्स और जॉन मॉचली था, जो अमेरिका के रहने वाले थे। 1951 में इन्होंने यूनिवेक की स्थापना की। यूनिवेक द्वारा इनपुट आउटपुट की समस्याओं को बहुत ही अति शीघ्र इस समय तेजी से कार्य करने के लिए इसका यूज किया जाने लगा। यह सामान्य उद्देश्य में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। यह सांख्यिकीय और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा संसाधित कर किया जा सकता था। एनीवेक और एडवेक, इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है एग्रोमस फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवेक की आपकी फुल फॉर्म होगी आपके यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सभी की आपको फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, किसके क्या कार्य है, किसने किसकी विशेषता है। अब इनकी हिस्ट्री के अलावा बात हो गई आपके कि इसका हिस्ट्री के बाद अब इसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर के विकास का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में यहाँ किया गया है। हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर। तीनों ही के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। परीक्षा से जुड़े इस पे सभी टॉपिकों पे अध्ययन करेंगे। तो हार्डवेयर के आधार पर पहली पीढ़ी से लेके अभी तक की जनरेशन के 5वीं पीढ़ी तक के सभी कंप्यूटर आते हैं। तो प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड, फोर्थ, 5, एक पीढ़ी की जनरेशन से लेके 5वीं पीढ़ी तक के जो अभी वर्तमान तक के जनरेशन के सभी प्रकार के कंप्यूटर को शामिल किया गया है हार्डवेयर के आधार पर। आकार के आधार पर बात करें तो इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो हार्डवेयर के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है। आकार और कार्य के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है। कार्य और पद्धति के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अब एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, अब इनके जो बेस है सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं अपन। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की पीढ़ियां बताई गई है कि फर्स्ट जनरेशन में किस प्रकार के कंप्यूटर लगे होते थे। तो बहुत ही बड़े पार्ट में आपको बताया गया है, जैसे कि आपको समझाया गया है यहाँ पर।
सेकंड जनरेशन में भी आपके ये बड़े प्रकार के कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। थर्ड जनरेशन में आकर एक मॉनिटर टाइप के आपके कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, जिसको और सुधार ढंग से फोर्थ जनरेशन में आपके इस प्रकार से कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। और जो अभी फिफ्थ जनरेशन है आपके, जो आपके घरों में पर्सनल कंप्यूटर यूज किया जाता है, वो आपकी 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां में आपके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ, इस प्रकार से कंप्यूटर की पीढ़ियां बताई गई है आपके। तो हार्डवेयर के प्रयोग पे इसका यूज आधार पर इसको अपन देखते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या विशेषता थी, सेकंड से लेकर के सभी के स्टोरेज युक्तियां, विशेषताएं क्या क्या, किस वर्ष में इनकी स्थापना की गई। तो बात करते हैं पहली पीढ़ी के यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, जिसकी जो शुरुआत है वह 1940 से लेकर 56 के बीच में की गई। इसमें वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया जाता था। स्टोरेज के लिए मैकेनिकल ड्रम का उपयोग किया जाता था। इसकी जो विशेषता की अगर बात करूं तो यह सीमित भंडारण क्षमता रखता था, बिल्कुल कम गति से इनपुट और आउटपुट का कार्य किया जाता था। भाषा की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उसमें 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता था। असेंबली भाषा उच्च स्तरीय होती थी। इसका जो उपयोग की अगर बात करें तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वह मुख्यतः वैज्ञानिक स्तर पर यूज किया जाता था और सामान्य व्यापार सिस्टम में इसका यूज किया जाता था। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें एनिएक, यूनिवेक और मार्क फर्स्ट आते हैं। आप याद रखना, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें यूनिवेक, एनिएक और मार्क फर्स्ट आते हैं। जो सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी शुरुआत 1956 से 1963 के बीच में की गई। इसमें ट्रांजिस्टर लगा रहता था। स्विचिंग युक्तियों के रूप में ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था। स्टोरेज के लिए मैकेनिकल कोर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की विशेषता की, तो यह आकार और ताप की कमी थी। रिमोट प्रोसेसिंग था। भाषा की अगर बात करूं तो इसमें फोटोन, कोबॉल आदि भाषाओं का उपयोग किया जाता था। परीक्षा में कोबॉल और फोटोन से जुड़े जैसे कि आते हैं कि कोबॉल और फोटोन कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाए, भाषा का कौन सी जनरेशन में यूज किया जाता था। तो सेकंड जनरेशन का आ गया आपके तो यूनिवेक, मार्क फर्स्ट, एनिएक कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है आपके, तो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर है। इस प्रकार से आपके ये कंप्यूटर पे जुड़े प्रश्न बनते हैं, तो आपको इनको कवरेज करना है। तीसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1964 से लेके 1971 तक बीच बने। इसमें आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था और स्टोरेज के लिए मैकेनिकल कोर का यूज किया जाता था। तो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट युक्तियों का यूज करने वाला कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था, तो थर्ड जनरेशन हो गया। या थर्ड जनरेशन में आपके कौन सी स्विचिंग युक्तियों का प्रयोग किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। इस टाइप से आपको याद रखना है। जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध थे आपके। इस टाइम से आपके सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो गए थे आपके। बात करते हैं चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो 1971 से वर्तमान तक इसका यूज किया उस समय बना। और इसमें स्विचिंग युक्तियों की बात करें तो बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगेगा। यानी कि जो फोर्थ जनरेशन की जो हमारे कंप्यूटर थे उसमें आईसी सर्किट और माइक्रो प्रोसेसरों का यूज करते थे, युक्तियाँ लगती थी स्विचिंग के लिए। और स्टोरेज युक्तियों के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी, विनचेस्टर डिस्क लगी रहती थी। बात करते हैं भाषा की, तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे यानी कि फोर्थ जनरेशन में इसमें फोटोन, पास्कल, अड्डा, कोबाल्ट 74, फोटोन 77 आदि भाषाओं का उपयोग किया जाता था। और इसका जो उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र व्यावसायिक स्तर पर किया जाता था। इसको आपके कंप्यूटर याद रखने हैं कि इसका जो IBM है, PCX, एप्पल सेकंड, इंटेल 4004 चिप्स है, इसका उपयोग चौथी पीढ़ी के जनरेशन में किया जाता था। फिफ्थ जनरेशन में यानी कि वर्तमान से आगे तक के जो कंप्यूटर है वो बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं।
इसमें ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज के लिए अब ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया जाता है। और बात करें इसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज, कैरेक्टर इमेज, इकोनाइज, यानी कि फोर्थ जो फिफ्थ जनरेशन वो तो आज बहुत प्रोसेस पे है। अब बात करते हैं आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। तो ये 4 प्रकार के आपके होते हैं: मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर। यहाँ पर आपको माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट ये देखने को मिलेगी। तो आकार के आधार पर, इनके आकार के आधार पर अलग अलग इनकी विशेषताएं, क्या इनकी विशेषताएं वो जानते हैं। सबसे पहले आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि आपने आगे डिस्प्ले पे देखा होगा। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर बता रखा है वो आकार में काफ़ी बड़े हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या अधिक होती है। इसमें कार्य करने के लिए, संग्रहण करने के लिए अत्यंत अधिक और तीव्र गति होती है। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर जो होते हैं उसमें 32 से 64 माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। एक साथ कई अलग अलग लोग इस पर कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष आदि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को मेन आपको उपयोग याद रखना है कि इसका जो उपयोग है वह बैंक, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 32 से 64 माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। ये मल्टी यूजर लोग इस पर कार्य कर सकते हैं। आप बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। यह आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार करता 1665 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि डीईओ नामक कंपनी द्वारा किया गया। तो मिनी कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये डीईओ कंपनी आपको याद रखनी है, 1665 ईस्वी में इन्होंने बनाया। क्या इसकी विशेषता है कि इनमें संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इसका जो उपयोग है वो यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी अनुसंधान में किया जाता है। जनरली हमारे बैंक से जुड़े यानी कि हमारे ऑफिस वर्क में सब सारे कार्यों के लिए मिनी कंप्यूटर बेस्ट है। यह मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो 1977 में की गई, जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। यानी कि जब माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा तब इसका माइक्रो कंप्यूटर आया। इसका जो विकास है सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी द्वारा किया गया। इसमें 8, 16, 32, 64 बीट का माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः आज हम जो जब कुछ कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हम पढ़ते होंगे कि 8, 16, 32 या 64 बीट का माइक्रो प्रोसेसर या बिट इसकी रैम, तो ये उसमें यूज किया जाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किल और अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किल से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जबकि क्षमताओं में कई गुना बढ़ गई। तो ये आपके VLSI और ULSI इसकी भी फुल फॉर्म आपके पूछ लेता है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये VLSI की फुल फॉर्म है। ULSI यानी कि आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, दोनों आपको याद रखना है। जो माइक्रो कंप्यूटर जो है इसका जो उपयोग है मेन आपके घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन और मनोरंजन, चिकित्सा सभी दैनिक जीवन में जुड़े कार्यों में किया जा सकता है। यह मल्टीमीडिया इंटरनेट विकास में माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता क्षेत्र पहुंचा है। आप माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं: पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, वर्क स्टेशन। जनरली हम जो यूज करते हैं घरों में वो माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में माइक्रो कंप्यूटर आकार के आधार पर छोटे और घरों में यूज करने लायक होते हैं। जैसे लैपटॉप घर में होता है आपके, अक्सर पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो हम माइक्रो कंप्यूटर का हम यूज करते हैं। बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का। तो सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके हैं कि सबसे महंगा और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर है आपके। इसमें कई प्रोसेसरों में समांतर क्रम में लगे होते हैं। इस तरह मल्टी प्रोसेसिंग, समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सामान्य प्रोसेसिंग में कार्य अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेस द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर आपके मल्टी प्रोसेसिंग हो गया आपके। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रिचर्स कंपनी द्वारा बनाया गया, जो 1974 ईस्वी में बनाया गया। उसका नाम था क्रेफस्ट। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर आपके क्रेफस्ट था।
जो क्रे रिचर्स कंपनी द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1974 ईस्वी में। सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग है वह पेट्रोलियम उद्योग में तेल की खानों का पता लगाने में, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विज्ञान, भूगर्भीय संरक्षण, स्वचालित वाहनों की डिजाइन तैयार करना, परमाणु भट्टियों में व सब क्रिटिकल परीक्षण में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का यूज आपके विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया? के रिचर्स कंपनी द्वारा। कब शुरुआत की गई? 1974 में। इसका कौन सा कंप्यूटर था विश्व का? तो क्रे फर्स्ट था आपके। ये आपको याद रखना है। भारत में सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की अगर बात करें अपन, तो यह भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर यानी कि परम 10,000, जिसका निर्माण पुणे यानी महाराष्ट्र के अंदर जो स्थित है, वह सेंटर फॉर डेवलपमेंट द्वारा ऑफ एडवांस बुकिंग कंप्यूटरिंग द्वारा यानी सीडेक द्वारा 1998 में किया गया। तो भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर है जिसकी शुरुआत आपके ये सीडेक आपको याद रखना है, सीडेक कंपनी द्वारा किया गया। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। कब इसने शुरुआत करी? कि 1998 में शुरुआत की। अब जो सीडेक कंपनी द्वारा ये परम आपके 10,000 बनाया गया, यह सुपर कंप्यूटर आपके गणना की क्षमता 100 गीगाफ्लॉप यानी कि 1 खरब गणना प्रति सेकंड में करता था। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व में कुल 5 देशों के अंदर है। अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास उपलब्ध थे। तो प्रथम आपके 10,000 जो कंप्यूटर है अब जो भारत में बनाया, तो सुपर कंप्यूटर विश्व के समय सिर्फ 5 देशों के पास थे जिसमें भारत का नाम भी था। इसके बाद अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर के बाद अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का विकास किया गया, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BHRC द्वारा, जबकि PSC सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर सीडेक हो गया आपके। अनुपम सीरीज के जो कंप्यूटर है वह ये यानी कि BARC नाम फुल फॉर्म आपको याद रखना है, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। और PSCE सीरीज के जो कंप्यूटर है वह DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा यह कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाए गए आपके। तो इनकी सीरीज, इनके आविष्कारकर्ता और इसकी कंपनियों के नाम और इनके सन आपको याद रखने हैं। बात करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गई, कंप्यूटर की आकार और इसके वर्गीकरण हो गया आपका। अब कंप्यूटर की संरचना है वो बनी कैसे है और उस पर किस प्रकार इसको डेवलप किया गया है। तो कंप्यूटर के विभिन्न घटक एवं अवयव के मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर की संरचना का डायग्राम आपको यहाँ दिखाया गया है। डायग्राम से समझते हैं कि जो मेन पार्ट जो बीच का है उसमें होता है, जो मेन पार्ट हमें दिखता है उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये तीनों ही पार्ट आपके CPU से जुड़े होते हैं या CPU कहलाते हैं। आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कार्य क्या होता है? ये कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तीनों के भी संयोजन बनाए रखता है। और इनपुट और आउटपुट, यानी जब इनपुट को CPU के अंदर जाता है वहां से उसको प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में हमें डिस्प्ले पे शो करता है। याद रखना है ये कंप्यूटर की संरचना। अब CPU के बारे में पढ़ लेते हैं कि CPU क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो CPU के अलग अलग नाम। CPU की फुल फॉर्म आपके हो गई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अन्य नाम आपके हो गए, इसको प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। यह PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रण करना और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप्स है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, इनपुट आउटपुट का रूपांतरण करता है,
इनपुट और आउटपुट यूनिट से मिलकर कंप्यूटर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर का जो दिमाग है वह सीपीयू होता है। सीपीयू जो आपके डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है इस टाइप का, आपने देखा होगा, जो कंप्यूटर के साइड में आपके अक्सर रखा होता है वह सीपीयू कहलाता है। उसके अंदर ढेर सारा पार्ट जुड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ डिस्प्ले पे बताया गया है। सीडी ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, मदरबोर्ड लगा होता है, साइड में आपके साउंड कार्ड लगा होता है, वीडियो कार्ड लगा होता है, उसके अंदर रैम होती है, माइक्रो प्रोसेसर फैन होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, पावर सप्लाई वाले होती है, कॉस्टिंग लगी होती है। तो इस टाइप से आपके सीपीयू के अंदर ये बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं। इन सब की अपनी अपनी अलग विशेषता है, इन सब की अपनी अपनी फुल फॉर्म है, क्या कार्य करते हैं। तो इस कारण इतने पुंजों लगने के बाद इसमें प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। मेन ये कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अन्य नाम हो गए प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। क्या कार्य करता है, तो कंप्यूटर का क्या है, ये पूरे इनपुट आउटपुट यूनिट मिलकर पूरा सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप्स है जो डेटा इन्फॉर्मेशन को बदलते हुए प्रोसेस करता है, इसलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो सीपीयू से जुड़ी आपकी तमाम जानकारियां आपकी हो गई। इसके अलावा आपके जो कंप्यूटर जो सीपीयू से जुड़े जो रैम कार्ड, वीडियो कार्ड, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके आगे आपको जानने को मिलेगा। यहाँ आपके सीपीयू में कुछ और बताया, देखो बताया गया है, जैसे कि मदरबोर्ड कहाँ लगा होता है, सीडी रोम कहाँ लगी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव कहाँ लगी होती है, पावर के कोड कहाँ लगा होता है, फ्लॉपी ड्राइव कहाँ लगी होती है, जिप ड्राइव कहाँ लगी होती है, एक्स्ट्रा कैश फन कहाँ लगा होता है, साउंड कार्ड कहाँ लगा होता है, मॉडेम कहाँ लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क कहाँ लगा सकते हैं, सीपीयू कहाँ लगा सकते हैं, पावर सप्लाई आपके कहाँ लगी होती है। तो जब आप सीपीयू खोलोगे तो उसके अंदर आपको ये डेढ़ों पार्ट मिलेंगे, कौन से पार्ट कहाँ लगे होते हैं और इसकी क्या विशेषता है, ये आपके आगे जानकारी मिलेगी। मैं आपको बेसिक बताया गया है कि सीपीयू के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर को यूज में लाते हैं। बात करते हैं कीबोर्ड की। अब कंप्यूटर से सीपीयू की बात हो गई, कंप्यूटर की बात हो गई, कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गई। अब उसमें एक कीबोर्ड जुड़ा होता है। तो कीबोर्ड क्या कार्य करता है वो भी हम जान लेते हैं कि कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है, यानी कि इसी के माध्यम से ही हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इसमें कंप्यूटर को इनपुट डाटा को सूचना दिया जाता है। इसे टाइपराइटर की तरह बहुत सारे बटन या कुंजियां होती है, कुंजियों को दबाकर जैसे शब्द संख्या बहुत से चिन्ह टाइप किए जाते हैं। कुंजियों के ऊपर छपे छिद्रों की पहचाना जाता है कि कोई कुंजी किस कार्य के लिए है। तो कंप्यूटर की जो मेन का है प्रक्रिया इनपुट देने की, वो कंप्यूटर के एक मेन प्रक्रिया इनपुट देने की कीबोर्ड हो गई आपके, जिस पे बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अब बात करते हैं माउस। साइड में आपने माउस देखा होगा, जो माउस एक पॉइंटिंग उपकरण होता है जो आसानी से हाथों से फिट हो जाता है। इसकी सहायता से स्क्रीन पर दिख रहा है एक पॉइंटर नाम का जो तीर का एरो का निशान होता है, जिसे माउस पॉइंटर कहते हैं, जिससे गतिविधियों को नियंत्रण किया जाता है और स्क्रीन का चुनाव किया जाता है। साथ ही माउस के ऊपरी भाग में 2 या 3 बटन लगे होते हैं आपके। जनरली आपके अब 2 बटन देखने को मिलते हैं और एक रोलर होता है बीच में। रोलर की सहायता से जो स्क्रीन में उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। और माउस के जो राइट क्लिक करने पर आपके चेन होता है और बैक करके पीछे की तरफ आपके होता है। निचला हिस्सा समतल होता है, माउस की चाल का पता लगाने की प्रणाली युक्त होता है। तो ये माउस के कार्य हो गए आपके। तो माउस एक पॉइंटिंग उपकरण है, याद रखना। और जो डिस्प्ले होती है आपके, जिसको मॉनिटर अपन बोलते हैं, उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का कार्य किया जाता है जो आपके मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है, जो हमसे हम देखते हैं। तो वह मॉनिटर हो गया, जिसका नाम आपके विजुअल डिस्प्ले वीडीयू आपके है। मॉनिटर को वीडियो या कंप्यूटर का मॉनिटर भी कहा जाता है। देखने में ये एक जो डिस्प्ले होती है, इसमें एक लाइन मतलब टेलीविजन की भांति होता है। जो टीवी है इसके एक लाइन में 80 अक्षर स्पष्ट प्रदर्शित होते हैं। टीवी के ट्यूब यानी कि कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया गया है इसके अंदर। वीडियो के अंदर सूचनाओं, कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की जो सूचना है उसमें कंप्यूटर और उपभोक्ता के बीच में ये संबंध स्थापित करता है।
जिसे हम बैठ के हम देखते हैं कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर जिससे हमें हमारे बीच में ये संबंध स्थापित करता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो कंप्यूटर से आपके जो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, वीडियो हो गया आपके, इसकी डिस्प्ले हो गई, मॉनिटर हो गया, यानी मॉनिटर हो गया आपके, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इस चारों ही पार्ट आपके कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इनकी तमाम आपकी जानकारियां आपने जानकारियां ली परीक्षा में, जुड़े से सभी पहलुओं पर आती है। इनकी विशेषताएं, इनके शॉर्ट नेम और इनके आविष्कारकर्ता सभी की हमने जानकारी ली। अब बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, मेमोरी कौन कौन सी होती है जो इसमें यूज की जाती है। तो इनपुट डिवाइस आपके क्या होता है, इनपुट डिवाइस कि कोई भी डाटा या निर्देशन जिसे आप कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं उसे इनपुट कहते हैं। विभिन्न तरीकों से इसका इस्तेमाल यूजर इनपुट के रूप में डाल सकता है। कीबोर्ड के जरिए कैरेक्टर टाइप किए जाते हैं, माउस को क्लिक करके या रोल करके कंप्यूटर के निर्देश डाले जाते हैं, तथा माइक्रोफोन के जरिए आप बोल सकते हो जैसे अभी अपन कर रहे हैं। खास उपकरण की बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपन लिख सकते हैं। कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर स्क्रीन को छूकर भी चुनाव कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे इनपुट डिवाइस आ गए आईपैड वगैरह जिस पे छूकर हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, स्कैनर आदि के जरिए अपन कंप्यूटर के अंदर चित्र डाल सकते हैं। ये इनपुट करने वाली चीज़ें हैं आपके, जैसे वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, स्कैनर। इनपुट डिवाइस विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे टच स्क्रीन मोबाइल हो गया आपके, तो टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन आपके इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। लाइट पेन का यूज होता है, वो भी आपके स्क्रीन डिवाइस आता है। जॉयक स्टिक यानी कि बच्चों के खेलने के लिए जो गेम होते हैं, तो उनको मूव कराने के लिए आपके जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, यह एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, यह भी आपके एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन यानी कि जिससे हम बोलते हैं, तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा, स्कैनर और ऑप्टिकल मार्क रीडर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे ही जरिए आपके इनपुट डिवाइस है आपके, जिसका यूज हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए करते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ का यूज हम कंप्यूटर को देने के लिए करते हैं, इंफॉर्मेशन डाटा देने के लिए करते हैं, वो सारे इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कुछ इनपुट डिवाइस मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि ये जॉयक स्टिक है, माउस है, माइक है, टच टैबलेट ऐसा होता है, कैमरा ऐसा होता है, हैंड स्कैनर, कीबोर्ड, फ्लैट बेड स्कैनर। तो ये इनपुट डिवाइस आपके कुछ है। बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस का मत हो गया आपके कि यह एक विद्युत यांत्रिकी युक्ति है जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर उसका उपयोग करने के लिए डाटा को बदल देता है। कंप्यूटर यूजर की जरूरत और उसका इस्तेमाल हो रहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के आधार पर विभिन्न प्रकार के आउटपुट जनरेट करता है। यानी कि जब हम इनपुट देता है तो उसमें डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वह किस माध्यमों से मिलता है। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर, वीडियो कार्ड, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज, प्रोजेक्टर आदि के द्वारा हमें आउटपुट देखने को मिलता है। यानी कि किसी चीज़ को इनपुट दिया, प्रिंटर की सहायता से हमें वो आउटपुट दे देगा, या स्क्रीन इमेज दे देगा, या फोटो निकालना, ये सारे ही आपके डिस्प्ले पे वीडियो देखना, कार्ड स्पीकर का यूज करना, तो ये आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर कुछ आउटपुट डिवाइस देखा रखे हैं आपके, जैसे वेब कैम होता है। हमने हमारा इनपुट दिया किसी माध्यम से कैमरे पर, और कैमरे पर हमारी तस्वीर या हमारा चित्र दिखाई देता है, वो आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। वेब कैम आपका आउटपुट हो गया, एलईडी मॉनिटर आपका आउटपुट हो गया, माइक्रोफोन आपके स्पीकर आपके हो गया आउटपुट हो गया, प्रिंटर आपके आउटपुट हो गया, हेडफोन, प्लॉटर यानी कि जो फ्लेक्स वगैरह जो बनते हैं आपके देखे होंगे, वो सारे आपके आउटपुट रूप में होते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी कंप्यूटर के बुनियादी घटक है जिसके अंदर आंतरिक भंडारण क्षेत्र है। मेन कार्य स्टोरेज का होता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा निर्देशन चाहिए जो मेमोरी को संग्रहित करता है। तो मेमोरी संग्रहित तथा निर्देशों का प्रोसेस होता है तथा आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। मेमोरी कंप्यूटर में एक आवश्यक अंग है। दो प्रकार की यहाँ पे मेमोरी होती है, प्राथमिक और सहायक मेमोरी आपके
मेमोरी बहुत सारे सेलों में बटे होते हैं जिसे लोकेशन कहते हैं। हर एक लोकेशन का अलग अलग लेबल होता है जिसे एड्रेस कहा जाता है। तो एड्रेस हो गया आपके, लोकेशन आपके हो गया, मेमोरी क्या कार्य करता है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आपके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के आपको हो गया, प्राइमरी मेमोरी जो होती है आपके वो अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी आपकी प्राथमिक मेमोरी हो गई, जिसे कंप्यूटर के अंदर रखना रहती है तथा डेटा और निर्देशन को सीपीयू द्वारा तीव्र गति से आपके, यानी कि जो मेमोरी है आपके, ये वाली प्राइमरी मेमोरी ये आपके सीपीयू के अंदर लगी होती है, कंप्यूटर के अंदर ही लगी रहती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपके, इसकी सहायता से बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी होती है। ये एक अस्थायी और सीमित क्षमता वाली होती है। सेकेंडरी मेमोरी बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा मेमोरी के रूप में इसका यूज किया जाता है। डेटाओं का बैकअप रखना, सीपीयू के वर्तमान में जिस डेटा की आवश्यकता नहीं है उसे सेकेंडरी मेमोरी में रखा जाता है, यानी कि इसको हम अस्थायी अलग से रख सकते हैं हम। यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बताई गई है। मेन सीपीयू के अंदर आपके जो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा, कीबोर्ड, माउस, ये सब आपके इनपुट हो गया। आउटपुट के रूप में हमें अलग अलग डिस्प्ले हो गई, प्रिंटर हो गया, साउंड के लिए स्पीकर हो गए, और प्रिंटिंग के लिए आपके प्रिंटर, प्लॉटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस आ जाते हैं। बात करते हैं मेमोरी की अगर चल रही है तो डिवाइस के लिए आपके एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस के अंदर अपन फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क मेमोरी, जिप डिस्क मेमोरी, सीडी, सीडीआर, डीवीडीआर, डीवीडीआर, स्टोरेज टैब, स्मार्ट मीडिया, रिमूवल हार्ड डिस्क ड्राइव, माइक्रो ड्राइव, मेमोरी स्टिक, स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन स्टोरेज साइट, पीसी कार्ड, ब्लूरे, ये प्रकार के आपके अलग अलग प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है आपके, जिसका यूज अपन स्टोरेज के लिए करते हैं। जनरली बात बता दूं, जो पर्सनल कंप्यूटर में अपन पेन ड्राइव का यूज करते हैं, सीडी ड्राइव का यूज करते हैं, तो ये स्टोरेज के रूप में अपन इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं जो मेमोरी है उसमें आता है आपके रैम। रैम जो होती है वो ज़्यादातर मेमोरी कहा जाता है। ये मेमोरी एक चिप्स लगी होती है जिसे प्रोसेसर की मदद से पढ़ा जाता है, लिखा जा सकता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल स्टोरेज में उपकरण जैसे हार्ड डिस्क को लोड होता है, फिर रैम में आ जाता है, फिर रैम से उसे क्लियर करने के बाद आगे प्रोसेस होता है। तो कंप्यूटर चलने तक की ये फाइलें रैम में ही रहती है। कुछ अन्य प्रोग्राम और डाटा रैम से लोड हो जाते हैं आपके। रीड ओनली मेमोरी आपके तो रैम और रोम के, रैम का फुल फॉर्म याद रखना है कि शॉर्ट फॉर्म आपके रैम हो गया, और इसका फुल फॉर्म आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। रोम आपके रीड ओनली मेमोरी होता है। यह स्टोरेज मीडिया की श्रेणी में आता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम जो होता है वह उपस्थित डाटा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, यह अस्थिर नहीं है। जब कंप्यूटर बंद किया जाता है तो यह कंटेंट खोते नहीं है। रोम चिप में स्थायी डाटा निर्देश सूचना होती है, यानी कि रोम के अंदर जो डाटा है वो स्टोर रहता है। लाइट चली जाने पर कंप्यूटर से डाटा हट जाना वो रैम के अंदर होता है, अस्थायी मेमोरी हो गई, और रोम आपके स्थायी मेमोरी के अंदर आती है। दोनों में डिफरेंट आपको याद रखना है। बात करते हैं कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी आपके मुख्य मेमोरी से आवश्यक डाटा को ला कर रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर तेजी से सीपीयू को प्रदान कर सके। तो कैश मेमोरी आपकी हो गई जो आवश्यक डाटा को ला कर रखती है, जरूरत पड़ने पर सीपीयू को प्रदान कर सके। यह मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की गति और मध्य तालमेल बनाए रखती है, यानी मेमोरी यूनिट और कंप्यूटर की गति के बीच जो तालमेल का कार्य वह कैश मेमोरी करती है डाटाओं का आदान प्रदान करने में। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू क्या होता है। एएलयू आपके मूलभूत गणितीय कार्य करने के लिए होता है आपके। जो अपन ने कंप्यूटर का वर्गीकरण की संरचना पढ़ी थी उसमें अपन ने 3 पार्ट पढ़े थे, उनमें से ये एएलयू है। एएलयू का यूज गणितीय कार्यों के लिए किया, लॉजिकल कार्य के लिए किया जाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, कुछ लॉजिकल कार्य बराबर बराबर है या नहीं, कम ज़्यादा, तो ये जो कार्य है वो एएलयू के अंदर किया जाता है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। तो एएलयू का विशेषता हो गई आपके। अब बात करते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है।
इनके कॉन्सेप्ट के बारे में, इनके बीच संबंधों के बारे में। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट समझते हैं। कंप्यूटर के मूल रूप से दो घटक अर्थात कंपोनेंट निर्मित होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर से उपयोग किए गए कार्य के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परस्पर एक दूसरे से जुड़कर कार्य करें। कंप्यूटर में दोनों में से अगर एक की भी अनुपस्थिति के कारण कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, यानी कि इन दोनों में अगर एक चीज की भी अगर कमी हो तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की पर्याप्त मात्रा में जरूरत होना जरूरी है। अब बात करते हैं हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर वे सभी भाग जिनको देखा और स्पर्श किया जा सके हार्डवेयर कहलाते हैं। जिस चीज को हम छू लें कंप्यूटर में हार्डवेयर कहलाती है। अब किस किस चीज को हम छू सकते हैं? कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, तो ये सभी आपके क्या हो गए? हार्डवेयर डिवाइस हो गई आपके। कंप्यूटर के बाहर और अंदर के सभी भाग, कंप्यूटर के आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस आदि सभी हार्डवेयर होते हैं। यानी कि जितने भी आपके इनपुट डिवाइस हो गए, जितने भी आपके आउटपुट डिवाइस हो गए, मॉनिटर, ये सारे ही आपके हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसको हम हाथों से छू सकते हैं। ये तो हार्डवेयर आपने समझ लिया। सॉफ्टवेयर क्या है? तो जो आपके प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है, जिसके अनुसार डेटा का प्रोसेस होता है। प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचनाओं को परिवर्तित करना है। जो भी डेटा को सूचना के अंदर परिवर्तित करता है वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाता है, या इसकी मदद से ये कार्य किया जाता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार हार्डवेयर भी कार्य करते हैं, इसे प्रोग्राम कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो संचार स्थापित करने का कार्य है वह इंटरफेस कहलाता है। आप तो इंटरफेस हो गया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच जो संचार का स्थापित करते हैं उसको इंटरफेस कहते हैं। और सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार जो हार्डवेयर का कार्य किया जाता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। तो जनरली प्रोग्राम का जो कार्य है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसको इंटरफेस कहते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो माउस, प्रिंटर, लाइट पेन, प्लॉटर आदि है इसको पेरिफेरल डिवाइसेज भी कहा जाता है। तो माउस, प्रिंटर, लाइट पेन, प्लॉटर आदि पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर आपके तीन वर्गों में बांटा गया है यहाँ पर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब तीनों सॉफ्टवेयर क्या कार्य करते हैं? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की अच्छी तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये आपके कार्य कौन देखता है? कि सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हो गया, स्टार्टिंग में विंडो आपके लोड हो रही है, कितनी लोड हो रही है, कितना टाइम लगा रहा है, डिवाइस ड्राइव क्या है, विंडो सिस्टम किस प्रकार कार्य कर रहा है। तो यह सारा कार्य जो एक सॉफ्टवेयर करता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग हम एक या एक से अधिक कोई विशेष कार्य को करने की अनुमति पूरा करता है। यानी कि इसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग, औद्योगिक संचालन, व्यापार सॉफ्टवेयर, चिकित्सा, ये सारे का इसका यूज किया जाता है। यूजर आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है, तो इसका लिए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। बात करते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की। तो आमतौर पर कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए एक प्रोग्रामर की सहायता से उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया आपके। तो इनके माध्यम से जो प्रोग्राम किए जाते हैं, यानी कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ये कार्य प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड, MS एक्सेल हो गया, जिसका जनरली हम अभी दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए इसका यूज करते हैं। लेटर पैड, वेटर पैड, इन सभी के लिए हम इसका यूज करते हैं, फोटोशॉप के लिए। अब बात करते हैं यूपीएस क्या होता है। अक्सर आपने कंप्यूटर के साथ देखा होगा कि एक साइड में एक
सीपीयू से छोटा ही एक सीपीयू टाइप का एक उपकरण लगा होता है जो पावर सप्लाई का कार्य करता है। यानी कि जब एकदम लाइट चली जाए तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो इसमें कुछ समय तक हमारा डाटा लॉस्ट ना हो, उसे बचाए रखने के लिए यह उसको पावर सप्लाई देता है जो कुछ समय तक रहती है, जिससे हम अपने फाइलों को क्लोज करके सेव कर सकते हैं और फाइलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो यह कार्य आपके यूपीएस के द्वारा होता है। यूपीएस की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसका कार्य आपको याद रखना है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म आपकी होती है यूनि इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। यह एक बैटरी संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति बनी रहती है, जो 20 से 40 मिनट तक पावर देती और कंप्यूटर को सही ढंग से बंद होने के लिए मदद करती। तो यूपीएस आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं कि इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं यूज करते हैं। तो कंप्यूटर एक मशीन है। सामान्य बोलचाल की अगर बात करें तो प्रोग्राम को नहीं समझ सकता, केवल यह भाषाओं को लिखे गए प्रोग्राम को नहीं समझ सकता। इसके लिए प्रोग्राम विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते हैं जिसे प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। तो यहाँ दो बार बताए गए हैं, हाई लैंग्वेज और लो लैंग्वेज भाषाएं बताई गई है। अब निम्न स्तरीय में इसमें दो प्रकार की होती है, असेंबली भाषाएं और मशीनी भाषाएं। और हाई लेवल में आपके विधि अभिमुखी भाषाएं और समस्या अभिमुखी भाषाएं आपके आती है। अब इनके भाषाओं के वर्ड्स आविष्कारकर्ता और उनके प्रयोग आपको याद रखने हैं। सबसे पहले फोर्टेन आई यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म में आपकी होगी। इसकी शुरुआत 1957 में की गई। विकासकर्ता की बात करें तो प्रोग्रामर का एक समूह ने बेल प्रयोगशाला में इसको विकसित किया था, फोर्टेन को। फॉर्मूला ट्रांजिशन गणितीय क्षेत्रों के लिए विशेष इसका यूज किया जाता था। फिर आपके एल्गोल आई आपके यानी एल्गोरिथम लैंग्वेज आई जो 1958 में आई। इसका जो यूरोपियन और अमेरिकन कंप्यूटर के वैज्ञानिक के सामूहिक रूप से इसमें विकसित किया, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में इसका यूज किया जाए। फिर आपके ली एसपीआई यानी कि LISPI यानी लिस्ट प्रोसेसिंग आपके जो 1958 में आई। जॉन मैकार्थी ने MIT इंस्टीट्यूट के अंदर इसको विकसित किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसका यूज किया जाने लगा। कॉबॉल आई आपके यानी कॉबॉल की फुल फॉर्म अक्सर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। इसकी जो शुरुआत है 1959 में की गई। ग्रेस हुपर नामक वैज्ञानिक ने इसकी शुरुआत की थी। बिजनेस उद्देश्य के लिए कॉबॉल का यूज किया जाता है। बेसिक यानी BASIC बेसिक का आपके, फिर बेसिक लैंग्वेज जो आई आपके यानी बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यह इसकी फुल फॉर्म हो गई आपके, जिसकी शुरुआत 1964 में की गई। जॉन जी केमेस्नी और कुटर्स ने डेटमाउस कॉलेज के अंदर इसको विकसित किया। शिक्षण कार्यों के लिए बेसिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। पास्कल लैंग्वेज आई आपके। पास्कल लैंग्वेज 1970 में निकोलस विर्थ द्वारा विकसित की गई। इसका कार्य कोई भी आपके शिक्षण कार्यों के लिए किया जाता है। बेसिक, पास्कल, इन कार्यों का आपको शिक्षण कार्यों के लिए किया जाता है। फिर सी लैंग्वेज आई 1972 के अंदर, जिसे डेनिस रिची ने बेल प्रयोगशाला में इसका आविष्कार किया। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए इसका यूज किया जाने लगा। C++ आपके 1983 में आई, जो बजारने स्टोरेज ने बेल प्रयोगशाला में इसका विकास किया। सिस्टम ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए C++ का उपयोग किया जाता है। जावा लैंग्वेज आई आपके 1985 में। जेम्स गॉसलिंग द्वारा इसको माइक्रो सिस्टम पर विकसित किया गया। इंटरनेट पर आधारित प्रोग्रामिंग क्षेत्रों में जावा लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपने कंप्यूटर से जुड़ी तमाम जानकारियां देखी, जो बेसिक फंडामेंटल से लेके और बेसिक सारे ही आपके छोटे छोटे पॉइंट से लेके इनकी विशेषता, उपयोग, आविष्कारकर्ता सभी के बारे में आपको बताया गया है। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं। हमारी कंपटीशन एग्जाम में आपको वीडियो, लाइव टेस्ट, असाइनमेंट, बुकलेट, PPT, नोट्स बुक
ई बुक, टेक्स्ट सीरीज, मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, समय समय पे एजुकेशन अपडेट, मोटिवेशन वीडियो, डाउट डिस्कस क्लासेस लगाई जाती है। प्रत्येक दिन साप्ताहिक आपकी क्लासेस चलती है। हमारी क्लासों से जुड़कर आप विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग पैकेज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हमने सभी पैकेजों की एक निर्धारित मूल्य रखा है। पटवारी, रीड और कंप्यूटर से जुड़े आईए का एग्जाम, प्रोग्रामर, डीईओ, आरएससीआईटी और कंप्यूटर से जुड़े छोटे मोटे कोर्स, बीसीए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सभी कोर्स आपको यहाँ उपलब्ध होंगे, जिसके लिए हमने एक फिक्स एनरोलमेंट रखा गया है 9,999 रुपये। कंप्यूटर से जुड़े सभी ऑनलाइन कोर्सेज का एक फिक्स अमाउंट 9,999 रुपये में आप घर बैठे कंप्यूटर से जुड़े सभी कोर्सेज को कर सकते हैं, नोट्स मंगा सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें। एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट, आईए के एग्जाम, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज की सभी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ऑनलाइन देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही अभी आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।